बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। तो आज का जो लेक्चर है ये हमारा ऑनलाइन में लेक्चर नंबर 4 है। लेकिन वैसे ये मैं एक लेक्चर के अंदर मतलब तकरीबन 2 टॉपिक्स मतलब 2 लेक्चर्स के अंदर मैं पूरी हफ्ते का कोर्स कवर करता हूँ। आप लोगों ने इसको बुक में जाके पढ़ना है। स्लाइड जो है वो भी इस बुक के है, लेकिन पढ़ना आप लोगों ने बुक से है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 2 है। इसको हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किया था। आज मैं IA32 प्रोसेसर मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करता हूँ। तो मेमोरी मैनेजमेंट में पहले हमने बात की थी रियल एड्रेस मोड की। अब आज हम डिस्कस करेंगे रियल एड्रेस मोड में लीनियर एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होती है, प्रोटेक्टेड मोड में कैसे होता है, मल्टी सेगमेंट मॉडल क्या है और पेजिंग क्या है। सबसे पहले रियल एड्रेस मोड में जो 1 MB रैम, मैंने कहा था कि 1 MB रैम मैक्सिमम एड्रेसेबल है, मतलब 1 MB रैम को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब 1 MB रैम का जो एड्रेस है वो 0000 से FFFF तक है। ये इधर ये H रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये एक के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 3 4। अब इसको 20 बिट्स रिक्वायर्ड है, 20 बिट्स एड्रेस या 20 बिट्स एड्रेस रजिस्टर इसको दरकार होंगे। लेकिन जो हमारे पास कंप्यूटर है उसमें 16 बिट रजिस्टर है, 16 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, या 16 बिट हमारे पास क्या है, अच्छा रजिस्टर जो है हमारे पास वो 16 बिट्स है। तो अब हम 16 बिट रजिस्टर्स के थ्रू ये 1 MB मेमोरी कैसे एक्सेस करेंगे। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये मेमोरी के किसी भी हिस्से को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने बताया था कि रियल एड्रेस मोड में क्या होता है, एक कंप्यूटर एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोग्राम को रन कर सकता है और वो प्रोग्राम एंटायर मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। और ये सिंगल टास्किंग है, मतलब एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर यूज हुआ है। अच्छा, और फिर हमारे पास सेगमेंटेड मेमोरी है। सेगमेंटेड मेमोरी में क्या होता है कि द ओरिजिनल ये सेगमेंटेड मेमोरी बेसिकली जो रियल एड्रेस मोड में हम जो ये जो मेमोरी है 1 MB, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते 16 बिट रजिस्टर के थ्रू। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेमोरी को हमने सेगमेंट्स में तकसीम किया हुआ है। इसको कहते हैं सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। अब सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में क्या हुआ है, ये इस तरह है जैसा कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं। लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में हम ये भी तो कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये इसका एक स्टोरी है, एक छत है, ये दूसरा छत है, ये तीसरा छत है और ये चौथा छत है। हम ये भी तो लेट्स सपोज ये इसमें कमरे हैं, ये कमरे हैं, इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि ये कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 5, कमरा नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इस तरह कमरे भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको कहता हूँ फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 4 और फ्लोर नंबर 5। अब इस फ्लोर में मैं ये कह सकता हूँ फ्लोर नंबर 1 में कमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब फ्लोर नंबर 2 में रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन ये इधर तो मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इस सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में क्यों किया गया है, क्योंकि वो एक एड्रेस से मेमोरी की एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस मेमोरी की क्या हुआ है कि सेगमेंट्स में तकसीम किया हुआ है। लेट्स सपोज एक सेगमेंट ये है, एक ये है, एक ये है। अब इस सेगमेंट का जो मेमोरी है वो 80000 से शुरू होके FFF तक है, 80000 से शुरू होके FFF तक है। लेकिन इसका जो 80000 है इसको कहते हैं सेगमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं सेगमेंट एड्रेस। और ये 0 से लेके 4 जीरोस है।
ये FFF तक क्या कहते हैं, ऑफसेट एड्रेस। अब देखो इधर भी सेगमेंट जो है वो 8000 है ना, इधर भी सेगमेंट 800 है, लेकिन इसका जो बिगिनिंग एड्रेस है वो ऑफसेट में 000 है, लेकिन इसका जो सेगमेंट है ऑफसेट एड्रेस वो FFF है। लेट सपोज यहाँ पर ले लो, इधर देखो सेगमेंट जो है वो 8000 है, लेकिन इसका ऑफसेट है 0250। ठीक है, तो मेमोरी को डिवाइड किया हुआ है सेगमेंट रजिस्टर में। अब इसका फायदा क्या होगा कि हम ये जो है ये मेमोरी एड्रेस जो है 5 डिजिट से, इसमें मतलब 20 बिट्स है, इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। इसका ये जो एंड वाला नंबर है ये राइट मोस्ट, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं सेगमेंट में, और इसकी जगह हम इसको एक और ये जो अब बचता है 16 बिट, इसको एक रजिस्टर में सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर करते हैं, और इस नंबर की बजाय हम एक ऑफसेट रजिस्टर लेते हैं, एक और रजिस्टर, उसमें बाकी की जो सेगमेंट के जो अंदर वैल्यूज आते हैं। लेट्स सपोज अब 0, देखो सिंपल सी बात है, 000 से लेके 9999 नहीं है, इधर हेक्साडेसिमल में क्या होता है FFFFF। यहाँ पर जितने भी ये एड्रेसेस होंगे वो हम स्टोर करेंगे सेगमेंट रजिस्टर में। ठीक है, अब यहाँ से ये 10,000 और 20,000 के दरमियान जितने भी एड्रेसेस होंगे वो सेगमेंट में यूज होंगे। सिर्फ ये जो बेस एड्रेस है इसको हम स्टोर करते हैं, सिर्फ ये राइट मोस्ट 0 हटा के इसको हम स्टोर करेंगे सेगमेंट रजिस्टर में। तो अब हमारे पास ये भी 16 बिट वैल्यू होगी और ये भी 16 बिट वैल्यू होगी, तो हम दो 16 बिट रजिस्टर की मदद से क्या कर सकते हैं, एक लीनियर एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों 16 बिट रजिस्टर कौन से होंगे, एक को सेगमेंट रजिस्टर कहेंगे, एक को ऑफसेट रजिस्टर कहेंगे। वो कैसे करते हैं, देखो लेट्स सपोज ये मेरा एक वैल्यू है, ठीक है, गिवन अ सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 8 by 16, ठीक है, एड हेक्साडेसिमल 0 एंड एड इट टू द ऑफसेट। अब मेरे पास ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, सॉरी अच्छा है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मैं 16 बिट रजिस्टर में सेव करूंगा। अब ये जो मेरा है ये मेरा 16 बिट रजिस्टर में सेव होगा, ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर में, और ये इसका ऑफसेट एड्रेस है, ये स्टोर होगा ऑफसेट रजिस्टर में। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये लीनियर एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये एक लीनियर एड्रेस होगा, मतलब एक किसी लोकेशन की एक्चुअल एड्रेस होगी, ये उस लोकेशन की एक्चुअल एड्रेस, मतलब मैं इस लोकेशन से फिर डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं दो 16 बिट रजिस्टर को मिला के 20 बिट्स का काम ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये एक टास्क लेते हैं, चलिए सपोज ये हमारे पास क्या है, ये सेगमेंट रजिस्टर है, ये सेगमेंट वैल्यू है, ये इसकी ऑफसेट वैल्यू है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना होगा, सबसे पहले इसके साथ एक 0 को ऐड करना होगा। ये रजिस्टर में तो ये पड़ा होगा, लेकिन कैलकुलेशन में डालने से पहले हम इसको यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे और फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये लीनियर एड्रेस आएगा। ठीक है, इस तरह हम ऑलवेज यूज हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में है और हमारे पास ये एक लीनियर एड्रेस देता है। लीनियर एड्रेस का क्या मतलब है, लीनियर एड्रेस वो एड्रेस है जो एक्चुअल में मेमोरी पर मौजूद है और जहां पर हम मेमोरी से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड मोड में। रियल एड्रेस मोड में क्या मसला था, ये मसला था कि एक तो मेमोरी साइज कम है, 1 MB या 16 MB है, लेट सपोज 1 MB है, और इसको हम उसका लीनियर एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करना मुश्किल है। हम दो रजिस्टर्स को मिला के, एक सेगमेंट और एक ऑफसेट रजिस्टर को मिला के कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टेड मोड रजिस्टर आ गया, प्रोटेक्टेड मोड आ गया। प्रोटेक्टेड मोड में हम 4 GB तक मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 32, क्योंकि एक डिजिट के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो 32 बिट्स है अब हमारा एड्रेस। इसके लिए 32 बिट्स एड्रेस भी रिक्वायर्ड होंगे और 32 बिट रजिस्टर। लेकिन जब प्रोटेक्टेड मोड आया था उस वक्त हमारे रजिस्टर की साइज कितनी है, 32 बिट रजिस्टर अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली 4 GB मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब यह है कि प्रोग्राम एट टाइम एक से ज्यादा टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो मेमोरी में एक से ज्यादा टास्क पड़े होंगे। हर टास्क का या हर प्रोसेस का अपना मेमोरी पोर्शन होगा, वो दूसरे प्रोग्राम के मेमोरी पोर्शन से अलग होगा। तो प्रोग्राम आप कंप्यूटर क्या कर सकता है,
डायरेक्ट जो है 4 GB रैम को एक्सेस कर सकता है और 32 बिट एड्रेस अवेलेबल है, 32 बिट एड्रेस बसेस भी अवेलेबल है, 32 बिट रजिस्टर भी अवेलेबल है और हमारा जो मेमोरी है इसमें सेगमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर एक से ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। लिनक्स और MS विंडोज में ये फीचर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, इसको फ्लैट सेगमेंटेशन मॉडल कहते हैं, मतलब इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, मतलब उसी तरह कोई सेगमेंट्स नहीं है। इसमें ऑल सेगमेंट जो है 32 बिट फिजिकल एड्रेस है, हर सेगमेंट की 32 बिट फिजिकल एड्रेस है और एटलीस्ट 2 सेगमेंट्स, 1 फॉर प्रोग्राम। अच्छा, हर प्रोग्राम में कितने क्या होगा, प्रोग्राम में 2 सेक्शन होते हैं, कोड और डेटा। तो मतलब हर प्रोग्राम के 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन होगा डेटा का और एक सेक्शन होगा कोड का, कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। सेगमेंट को एक टेबल होता है, उसको ग्लोबल डिस्क्रिप्शन टेबल कहते हैं या ग्लोबल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। ये सारी एंट्री कंप्यूटर के अंदर एक टेबल में होती है कि कौन सा प्रोग्राम है, कौन से प्रोग्राम ने कौन सी मेमोरी ऑक्यूपाई की है, वो मेमोरी कहाँ से, बेस एड्रेस उसका क्या है, लिमिट कहाँ तक वो मेमोरी उस प्रोग्राम की है। मतलब एक प्रोग्राम एक से ज्यादा, अब कंप्यूटर एक से ज्यादा प्रोग्राम को चला सकता है। तो मतलब डिस्क्रिप्टर टेबल में क्या होगा कि प्रोग्राम नंबर 1 शुरू कहाँ से हुआ है और लिमिट उसकी कहाँ तक है, प्रोग्राम नंबर 2 शुरू कहाँ से हुआ है, बेस एड्रेस उसका क्या है और उसकी लिमिट कहाँ तक है, कितनी मेमोरी वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मल्टी सेगमेंट मॉडल में ईच प्रोग्राम हैज अ लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, होल्ड डिस्क्रिप्टर फॉर ईच सेगमेंट यूज्ड बाय द प्रोग्राम। अब मल्टी सेगमेंट में क्या होता है कि एक प्रोग्राम के एक से बहुत ज्यादा सेक्शंस हो सकते हैं मल्टी सेगमेंट मॉडल में, और एक प्रोग्राम के मतलब हर प्रोग्राम का लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होगा और उसमें क्या होगा कि मतलब कौन सा सेगमेंट कहाँ से शुरू हुआ है। लेट्स सपोज ये एक प्रोग्राम के सेक्शंस है, ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन, लेट्स सपोज ये 3 सेक्शन एक प्रोग्राम के है, तो आपने बताना होगा कि बेस एड्रेस क्या है, उसकी लिमिट क्या है, इस सेक्शन का बेस एड्रेस क्या है, लिमिट क्या है, इस सेक्शन का बेस एड्रेस और इस सेक्शन का बेस एड्रेस और लिमिट। तो ये हर प्रोग्राम के लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में ये बातें पड़ी होगी। अब पेजिंग क्या है, पेजिंग ये होता है बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब कंप्यूटर जो है वो ये कर सकता है कि कुछ अगर लेट सपोज कंप्यूटर की रैम 2 GB है और मैं 3 प्रोग्राम ओपन करना चाहता हूँ और तीनों प्रोग्राम जो है वो 2-2 GB है, तो अब तो मतलब मेरा रैम 2 GB है और तीनों प्रोग्राम 6 GB बनते हैं, तो अब तीनों प्रोग्राम तो रैम में नहीं आ सकते। तो ऐसा होगा कि कुछ प्रोग्राम जो है वो रैम में आएंगे और कुछ प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज पे पड़े होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पेजिंग। अब डिवाइड ईच सेगमेंट इनटू 4096 बाइट्स ब्लॉक कॉल्ड पेज। ये पेजिंग क्या करता है कि सेगमेंट मेमोरी के सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, 4096 बाइट्स के सेगमेंट्स बनाता है और सम ऑफ ऑल प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो फिजिकल मेमोरी से लार्ज हो सकते हैं। मैंने बता दिया कि लेट्स सपोज फिजिकल मेमोरी मेरी 2 GB है और मेरे प्रोग्राम जो है वो 6 GB है, तो पार्ट ऑफ रनिंग प्रोग्राम हम क्या करेंगे, मेमोरी में लाएंगे और अदर पार्ट जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज पे होगा। तो पेजिंग के लिए जरूरी है एक वर्चुअल मेमोरी मैनेजर। वर्चुअल मेमोरी मैनेजर एक यूटिलिटी है कि इसका काम क्या होगा कि अब कौन से पोर्शन को सेकेंडरी स्टोरेज से या डिस्क से लाना है प्राइमरी मेमोरी में और कौन से सेक्शन को प्राइमरी मेमोरी से हटाना है। ठीक है, पेज फॉल्ट क्या होगा, पेज फॉल्ट इसको कहते हैं कि जब सीपीयू को एक पेज रिक्वायर्ड हो और वो पेज मेमोरी में अवेलेबल ना हो तो इसको पेज फॉल्ट कहते हैं और इस पेज को फिर सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के प्राइमरी मेमोरी में लाना होगा। तो ये हो गई मेमोरी मैनेजमेंट। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ NI-A32 प्रोसेसर कंप्यूटर। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो ये बातें तो बहुत डिटेल में आप लोगों ने ICT में पढ़ी है कि मदरबोर्ड होता है, वीडियो आउटपुट होती है, मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में या IA32 प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर में। मदरबोर्ड जो है ये बातें आपको पता है कि ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, इस पे CPU सर्किट होती है, कैश मेमोरी भी होती है, मेन मेमोरी भी होती है, बायोस भी इस पे होता है, वीडियो कंट्रोलर चिप भी इस पे होता है, IDE कंट्रोलर, पैरेलल और सीरियल और USB बसेस भी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। मतलब जो सारी फंक्शनैलिटी होती है इसका मतलब इसकी मिसाल एक मदर की तरह है, मतलब सारे जितने भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं।
PCI बस कनेक्शंस, कनेक्टर या एक्सपेंशन कार्ड, लेट सपोज वाईफाई CPU भी काम नहीं करता डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए एक एक्सपेंशन कार्ड होता है। आपको मतलब ह्यूज साउंड्स के लिए, मतलब हुपर वगैरह के लिए, या मतलब हाई ग्राफिक्स वीडियो के लिए आपको स्लॉट्स अवेलेबल है, आप वो भी वीडियो कार्ड भी लगा सकते हैं। ये एक टिपिकल मदरबोर्ड है। ये CPU सॉकेट है, ये रैम स्लॉट्स हैं। इसी तरह हर चीज़ें, मतलब CMOS सॉकेट और फर्मवेयर हब ये सारी ये PCI स्लॉट्स है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, मतलब इसमें हम वीडियो कंट्रोलर और वायरलेस कंट्रोलर वगैरह सारी चीज़ें लगा सकते हैं। वीडियो आउटपुट क्या है? मतलब वीडियो एक कंट्रोलर होता है। वीडियो कंट्रोलर क्या है? ये एक हार्डवेयर है जो कि मदरबोर्ड पे लगा होता है या एक्सपेंशन कार्ड पे लगा होता है। इसका मकसद क्या होता है कि हमें अगर हाई प्रोफाइल वीडियो या बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम एक इजाफी हार्डवेयर लगाते हैं। वीडियो मेमोरी, एक वीडियो रैम है, एक मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी रैम का एक हिस्सा भी हो सकता है, एक अलहदा रैम भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो कंट्रोलर तो ठीक है ना, वीडियो कंट्रोलर क्लियर है। ये मतलब एक एक्सपेंशन कार्ड हम भी इसको कहते हैं, या वीडियो कंट्रोलर भी कहते हैं। ये अक्सर मतलब लोग लगाते हैं जिनको हाई ग्राफिक्स वीडियो चाहिए होती है, या गेमिंग वगैरह के लिए लोग लगाते हैं। ठीक है, और वीडियो मेमोरी जो है ये रैम का भी एक पोर्शन भी हो सकता है, या जो है क्या हो सकता है, एक इजाफी रैम भी हो सकता है। वीडियो CRT डिस्प्ले, इसका मतलब जो है कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, जो पुरानी वाली LCDs वगैरह थी उसको वीडियो CRT डिस्प्ले कहते हैं। आजकल जो है वो LCD या LEDs है। ठीक है, इसके दो टेक्निक्स है, हॉरिजॉन्टल रे ट्रेस और वर्टिकल रे ट्रेस। इसका मतलब कि पिक्सल को ऑन कैसे करना है, ये इसके दो टेक्निक है। रास्टर स्कैनिंग जो है वो यूज होता है LCDs में। मेमोरी जो है, मुख्तलिफ किस्म की मेमोरीज यूज होती है कंप्यूटर में। रोम है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि सिंपल हम इसको रीड कर सकते हैं, उसको डेटा राइट नहीं कर सकते। EPROM है, EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें डेटा इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा भी राइट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इरेजिंग इसमें बहुत स्लो होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से हम इसको इरेज करते हैं। डायनामिक रैम जो है ये एक इनएक्सपेंसिव रैम है। डायनामिक का मतलब ये है कि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और ये कैपेसिटर से बना होता है। जो हमारे कंप्यूटर में जो रैम है या प्राइमरी मेमोरी है वो DRAM है। स्टैटिक रैम जो है या SRAM, ये एक्सपेंसिव है। ये जो है कैश के लिए यूज होता है, और इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल या ट्रांजिस्टर वगैरह से बनी है। VRAM, जैसे कि मैंने बात की, वीडियो रैम जो है ये वीडियो के लिए यूज होता है, क्योंकि वीडियो एक हाई क्वालिटी वो है, मतलब इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होती है। तो एक भी इसमें रैम भी है, मतलब हम कंप्यूटर में एक इजाफी रैम लगाते हैं, उसको वीडियो रैम कहते हैं। एक CMOS रैम है। CMOS रैम में हमारे सेटअप इंफॉर्मेशन, या जब भी हम कंप्यूटर में जब विंडो न भी हो, तब भी CMOS रैम जो है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं, मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन को चेंज वगैरह कर सकते हैं, या कंप्यूटर को विंडो इंस्टॉलेशन हम CMOS रैम की मदद से करते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट, हर कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसा कि सीरियल पोर्ट होते हैं, वो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, USB पोर्ट्स होते हैं, कॉम पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए अलग, लेट्स सपोज कंप्यूटर में पुराने VGA पोर्ट्स है। ये बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। USB उनमें सबसे इंटेलिजेंट है। उस USB पोर्ट में हम इसको इंटेलिजेंट या यूनिवर्सल सीरियल बस इसलिए कहते हैं कि ये सीरियल है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है इसमें आप कोई भी डिवाइस अटैच कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब ये कि इसमें आप जब USB स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं तो कंप्यूटर इसको पहचानता है कि इसमें कोई डाटा होगा। जब हम इसमें माउस कनेक्ट करते हैं तो CPU को डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये अब माउस है। तो मतलब इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। पैरेलल पोर्ट्स में शॉर्ट केबल, मतलब लेस देन 10 फीट से जो कम केबल है वो हाई स्पीड केबल, जैसे कि CPU का जो केबल हो, लेट सपोज मॉनिटर का जो केबल हो, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, और बाय डायरेक्शनल होते हैं। बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें 8 या 16 बिट्स सिमिल्टेनियसली ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अगर इसमें 8 बिट्स डाटा के लिए हो तो 16 बिट्स उसके कंट्रोल के लिए होते हैं। ठीक है,
सीरियल पोर्ट है हमारे पास RS-232 सीरियल पोर्ट 1 बिट एट अ टाइम, ये एक बिट एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कंट्रोल द सीरियल पोर्ट। जो सीरियल पोर्ट है ज़्यादातर ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं, ये थोड़े से स्लो होते हैं लेकिन मतलब कॉस्टली नहीं होते। लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लेवल है। लेवल 3 जो है कॉल लाइब्रेरी फंक्शन, C++ जावा जब हम लाइब्रेरी फंक्शन कॉल करते हैं उसको लेवल 3 इनपुट आउटपुट कहते हैं। लेवल 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन होता है और लेवल 1 में कॉल अ बायोस। डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, जब हम कैरेक्टर को कैसे डिस्प्ले करते हैं तो लेवल 3 में एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, वो एक लेट्स सपोज मैं सी आउट लिखता हूँ तो वो लेवल 3 पे वो जब वो लेआउट क्या करता है, सी आउट क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को कॉल करता है कि ये मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को कॉल करता है कि अब हमने लेट्स सपोज हेलो मैसेज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके लिए बायोस को कॉल करता है, बायोस क्या करता है, उस हार्डवेयर पे वो इंफॉर्मेशन भेज देता है, ठीक है। ASM programming है, assembly language program can perform input output at each of the following level। जो हमारा assembly language program है ये इनपुट या आउटपुट परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, डायरेक्ट बायोस को भी कॉल कर सकता है और हार्डवेयर को भी कॉल डायरेक्ट कर सकता है। इसलिए हम इस कोर्स में assembly language पढ़ते हैं क्योंकि इधर हम हार्डवेयर को डिटेल से पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट हार्डवेयर को यूज करेंगे तो हमें हार्डवेयर का असर पता चल जाएगा। प्लेइंग अ वेव एट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये एक वेव गेम एंड में दिया हुआ है, इसको खुद पढ़ ले, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इधर इसके साथ मतलब हमारा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन में हम असेंबली लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये जो 2 चैप्टर्स है ये पढ़ने हैं और बुक से जाके पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।